गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको याद है हम पिछली कक्षा में क्या कर रहे थे? हम कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे थे। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका मधु कंकारिया यात्रा पर गई थी। यात्रा संस्मरण का वर्णन है, अपनी जो उसने यादें समेट कर लाई थी उसी का इस पाठ में वर्णन है कि कितने सुंदर स्थान था सिक्किम का। तो आज हम इसी का तीसरा भाग करेंगे। तीसरे भाग में हमने 2 भाग पहले पढ़ चुके, अब तीसरे भाग पर आ जाओ। अपनी पुस्तक खोल लो, पेंसिल हाथ में रखो। ये मैंने पिक्चर भी लगाई है कि कितना सुंदर सिक्किम है, स्वर्ग सा सुंदर सिक्किम। कभी आपको भी मौका मिले तो घूमने जरूर जाना कि छोटा सा राज्य कितना सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर केवल प्राकृतिक सौंदर्य था, लेखिका मौन स्तब्ध रह गई। अब आ जाएंगे, अपनी बुक खोलो। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। ये संध्या के समय ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों पर बादल बिल्कुल सामने हो। चीर कर निकलती हमारी जीप। लेखिका किसमें घूमने गई थी? जीप में। किसके साथ? अपनी मित्र के साथ। और गाइड कौन था? जितेन। ये देखेंगे पिक्चर, पहाड़ का दृश्य। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब क्या थी? बादलमय। सब बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। दूसरा चित्र देखेंगे कि पहाड़ के बादल सामने दिखाई दे रहे हैं और जीप जा रही है। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मौन, बिल्कुल चुप। उस पर बारिश, एक चूक और एक खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप देखकर आवाजों के सिवाय आसपास कोई नहीं था। बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी जगह जगह, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। आप कभी गए हो पहाड़ों पर घूमने तो वहां पर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं रास्ते में, दुर्घटना, आगे सावधान, खतरनाक मोड़, ऐसे बहुत चेतावनियां लिखी होती हैं। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हट गया। धीरे धीरे क्या हटी? धुंध। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, न इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। चित्र में भी देखेंगे पहाड़ों पर क्या जमी हुई है? बर्फ ही बर्फ। कहीं काले हरे दिख रहे थे, लग रहा था किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो, कहीं धूप बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हम पूरी तरफ से ढके बर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और बर्फ गिरी हुई थी। बच्चों, जब बर्फ गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे झाग के समान दिखाई देती है। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। मुंडी मतलब गर्दन निकालना।
एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे ये तो नेपाली भी सीखी। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। मोती की तरह मतलब बिल्कुल जब बर्फ गिरती है हल्की हल्की फुहारें आती है। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर थाप मारने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगी। हम सभी सैलानी के होते जो घूमने जाएं, अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे और घुटनों तक नरम नरम बर्फ, आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो गए। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे को रंगत में कैमरे में कैद करने लगे, अर्थात फोटो खींचने लगे। मेरे पांव झन-झन करने लगे। अब देखेंगे, पहला चित्र देखो बेटा, बर्फ पर जमी है। पहाड़ों के नीचे सड़क पर क्या जमी हुई है? वाइट वाइट बर्फ। बर्फ में क्या खड़े हैं? सब लोग। कितनी जीप्स खड़ी हैं? सब लोग जीप में से उतरकर बर्फ पर खड़े हो गए। मन वृंदावन हो रहा था, वृंदावन बाग बाग खुश होना। बीते जैसे देवता जाग रहा, ख्वाहिशें हुई मैं भी बर्फ पर लेटकर बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा ले लूं कटाओ, युमथांग, झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कानिया झांगू की तरह दुनिया भर की कोई एक दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खींचने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। लेखिका ने क्या किया? फोटो खींचने की बजाय सारे दृश्य को अपने मन में संजोने लगी। शायद ऐसी विभोर होकर देने वाली दिव्यता के बीच ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की, जीवन सत्यों की खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। क्या मतलब है इस मंत्र का? सभी सुखी हो। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य, बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। महात्मा बुद्ध क्या थे? करुणा के अवतार। तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था, दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, मणि कौन है? लेखिका की मित्र। क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। एकाएक कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तब्ध है। पूरे एशिया के प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है, सदियों से बर्फ के रूप में संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए त्राही तराही मचती है। ये बर्फ से शिलाएं पिघल कर जलधारा के रूप में सूखे कंठों की तरावट बनती है। कितनी अद्भुत है जल संचय की व्यवस्था। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम नदियों का, शिखरों का। संसार कितना सुंदर है, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आया। अब दूसरा चित्र देखो बेटा, पहाड़ों पर औरतें क्या करती हैं? पत्थर तोड़ने का काम करती हैं, घर का काम भी करती हैं और कितना मुश्किल काम है पत्थर तोड़ने का। ये देखो, पहाड़ टूटती हैं, बड़े बड़े पत्थर तोड़ती हैं वे
हथौड़ी के साथ। फिर उसको देखो एक ट्राली खड़ी है, उसमें भरते हैं, ट्रैक्टर के बीच में डाल लेंगी। फिर आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में? उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। अगले पेज पे आ जाओ। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। कौन पहरा देते हैं? फौजी। फौजी देखो बेटा, इतनी जब बर्फ जमती है, पेट्रोल भी जम जाता है, उस कड़कड़ाती ठंड में हमारे लिए वे रक्षा करते हैं। फेरी भेटुआ कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी बार देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं गया, जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे। बेटा, बैसाख का महीना गर्मी का महीना होता है। उस गर्मी में के महीने में भी वहां वे लोग ठंड से कांपने लगे थे। हमारे ये जवान पोष माघ कब आते हैं? जनवरी फरवरी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पोष माघ महीने, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी, जब सिवाय पेट्रोल के सब जम जाता है, तैनात रहते हैं। जिन संकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने भर हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बचाने में जाने कितनों ने अपनी जान खत्म कर दी। मेरे लिए यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। चित्र देखो, कितना खतरनाक दृश्य, पहाड़ी दृश्य देखेंगे, कितना खतरनाक, बर्फ जमी। पूरा सफर चेतना, अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। हम लोग लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर चल दिए। नेपाल से ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियता और फूल वादियां। जितेन बताने लगे, बस 15 दिनों में देखिए पूरी घाटी फूलों से कदर भर जाएगी और फूलों की सेज बिछ जाएगी। यहाँ पहाड़ों पर भी फूल खिलते हैं बेटा। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में बंदर भी दिखे, कुछ अकेले, कुछ बाल बच्चों के साथ। घाटियां, वादियां, पहाड़ों, बादलों आंख मिचौनी करते पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप युमथांग पहुंची तो हम निराश हुए। निराश क्यों हुए? कि ऐसा वातावरण अब नहीं मिलेगा। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और एहसास हुआ मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब बेटा कहीं भी घूमने जाओ, अपने देश का कोई मिल जाए तो बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही लेखिका को एक इंडियन मिली। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया,
लगता ही नहीं था कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को वे एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। अब देखो, आप अपने गली मोहल्ले सड़कों पर कुत्ते देखती हो ना, कैसे कुत्ते होते हैं। और ये कुत्ता देखो कैसा है, पहाड़ी कुत्ता। पहाड़ी कुत्ता शेर की तरह दिखाई देता है बिल्कुल। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं हैं। ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। कब भौंकते हैं पहाड़ी कुत्ते? चांदनी रात में। क्या विस्मय, अगले पेज पे आ जाओ बेटा। क्या विस्मय, अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की लहरों की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी काम वासनाओं का जवार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां दे रहे थे। यहाँ एक पत्थर जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। क्या बताया? गुरु नानक देव जी जब खाना खा रहे थे तो उनकी थाली से थोड़े चावल बाहर गिर गए थे और वहाँ चावल की खेती होती है। गुरु नानक देव जी को तो आप सब जानते हो ना, सिख पंथ की स्थापना की थी। चित्र भी देख लो गुरु नानक देव जी का। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खुदुम कहते हैं। यह पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अर्थात इतना पवित्र स्थान है। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। अर्थात वहाँ के लोग पहाड़ों, नदियों, झरनों की भी पूजा करते हैं। तभी गंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम है गंगटोक। गंगटोक का मतलब है पहाड़। गंगटोक का अर्थ क्या बताया? पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किमी जब भारत में मिला तो कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, यहाँ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। अब देखेंगे चित्र में लेखिका और उसकी मित्र कितनी प्रसन्न है। कहाँ पर खड़ी है? बर्फ ही बर्फ मर। जब ऐसा दृश्य हो, इंसान कोई भी हो, ऐसे दृश्य को देखने के लिए बेताब रहता है और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। आप सबका बेटा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। और आप इस पाठ को एक बार खुद भी पढ़ेंगे और अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रकृति का बचाव करेंगे तो हम सबकी भी सुरक्षा होगी और हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। और अपना काम समय पर करते रहिए। इसी में हम सबकी भी क्या है? हम सबकी भलाई है। कार्य करेंगे तो फल भी मिलेगा। आप सबका धन्यवाद।